ओके आज हम पढ़ेंगे कला के अध्ययन के स्रोतों के बारे में, यानी कि कला को हम किस किस तरीके से जान सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था यानी कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कला किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ आर्ट, और आर्ट को और विद्वानों ने किस तरीके से डिफाइन किया है, किस तरीके से उसका वर्गीकृत किया है, और मॉडर्न टाइम में कला को कैसे समझाया जाता है, यानी कितने पार्ट्स हैं, जैसे कि ललित कला हो जाएगी, उपयोगी कला हो जाएगी, मूर्ति कला है, ठीक, स्थापत्य कला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कला के बारे में बहुत डिटेल वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर हम सीरियल से चीज़ें पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कला अध्ययन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। कला को हम किस किस तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर कोई स्कॉलर आता है तो हम वो कला को जानने के लिए कहाँ बढ़ जाएगा, तो वो उसके लिए मतलब जो है वो कला के अध्ययन किस तरीके से, कहाँ उसको कला की जानकारी मिलेगी, कहाँ से वो कला के बारे में जान सकता है, तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर देखिए इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आप नेट की प्रेपरेशन करें तो नेट में थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको सोच के मतलब आपको आंसर देना होता है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन नेट में थोड़ा सा यानी जितना लंबा क्वेश्चन होता है उससे ही वैसे ही उसके ऑप्शंस होते हैं, यानी कि जितना लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है उतने ही लंबे लंबे उसके ऑप्शंस होते हैं। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको अपना दिमाग लगा के, दिमाग तो खैर सब में ही लगाना, थोड़ा आपका सेंस लगा करके आपको आंसर देने होते हैं, यानी कि चीज़ों को आपको डिटेल से पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए कला के अध्ययन को समझने के लिए एक तो हिस्टोरिकल जो हमारी जो बुक्स हैं, ऐतिहासिक जो बुक्स हैं, उसके ज़रिए भी हम कला के जान सकते हैं किस टाइम में कैसी कला थी। जैसे कि आप राजा महाराजाओं की जो कहानियाँ हैं, ठीक है, जो राजा महाराजा से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं, हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं, उसके ज़रिए भी हम जान सकते हैं किस राजा के समय कैसी जो है कला जो है चलती थी, विकसित थी, किस तरीके से थी, और कौन से राजा कला के प्रति रुचि रखते थे, कौन सी राजा कला के प्रति रुचि नहीं रखते थे। तो हिस्टोरिकल बुक्स के अंतर्गत हम लोग जान सकते हैं। फिर हम देखते हैं शिलालेखों के जरिए, यानी कि शिलालेख में जैसे कि अजंता है, एलोरा है, बादामी है, ठीक है, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बादामी गुफा, ठीक है, भीमबेटका गुफा, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, शिलालेख हैं, यानी कि उसमें जो शिलालेख जो हैं, ठीक, उन गुफाओं में जो शिलालेख हैं, तो उसके ज़रिए हम जो है जान सकते हैं कि वहाँ पर उस टाइम की कला में क्या मतलब क्या चीज़ थी, कैसी कला थी, अच्छी थी, लयात्मक थी कि नहीं लयात्मक थी। तो ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। फिर हम बात करते हैं धार्मिक, यानी कि रिलीजियस जो बुक है हमारी, यानी कि जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि आपके रामायण हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी रामायण हो जाएगी, महाभारत हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है, पुराण हो जाएंगे, बौद्ध धर्म जैसे थेराथेरी जो गाथा मशहूर हैं, ठीक है, थेराथेरी जो ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उनमें कला को किस तरीके से रखा गया है, यानी कि इन जो है धार्मिक जो ग्रंथ से भी हम जान सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें हम कला के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे प्राचीन खंडहर, यानी कि जैसे ओल्ड रूइंस, यानी कि ऐसी जो है खंडहर्स, ऐसी जो गुफाएं जो प्रेजेंट टाइम में इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन उसके जो अवशेष मिले हैं, उसके जो थोड़े से अंश मिले हैं, जो उसमें चित्र जो मिले हैं, मिटे चित्र मिले हैं, लेकिन फिर भी वो चित्र उतना तो उन चित्रों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय जो है जो चित्रकला थी, जो भित्ति चित्र वगैरह जो बनते थे भित्ति पे, यानी कि दीवारों पे, तो कैसे लोग चित्र की तरफ आकर्षित थे, तो उसके ज़रिए हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि हम अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बादामी गुफा, एलिफेंटा गुफा, तो इन सब चीज़ों में हम जो है, यानी कि ये भी खंडहर्स में ही आ जाएंगे, ओल्ड रूइंस में ही आ जाएंगे, तो इन सब चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोहरे और मुद्राएं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, मोहरे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे और मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और उसमें भी चित्र क्या है, अंकित हैं, ठीक है, उसमें भी चित्र पाए गए हैं, तो जिससे पता चलता है कि जो है जो कला है वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आ चुकी थी। फिर हम देखेंगे यात्रियों के जो वृत्तांत हैं, यानी कि अकाउंट्स ऑफ जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर्स मीन्स यात्री, जो बाहर के यात्री अपने यहाँ आए, जैसे कि फाहियान आया, ठीक है, जैसे कि फाहियान आया, तो फाहियान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, और दूसरे कौन, मेगास्थनीज आए, ठीक है, मतलब बहुत से ऐसे जो है जो यात्री थे वो अपने यहाँ आए, यहाँ की गुफाओं को देखा, जनता
माता की गुफा भी, मतलब ये सब गुफाएं देखी, टहले घूमे, उन्होंने देखा कि भारत में जो चित्रकला है वो किस तरीके की है, ठीक, वेस्टर्न में जो चित्रकला वो किस तरीके से है। तो इस तरीके से जो मेगस्थनीज थे वो मौर्य काल में आए थे, ये ध्यान रखिएगा। मेगस्थनीज जो आए थे मौर्य काल में आए थे, ये जो पड़ेगा आपका ईसा पूर्व पड़ेगा। और जो फाहयान थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे, यानी कि ये गुप्त वंश के टाइम में आए थे, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये जो है आपका ईसवी पड़ेगा, ठीक है। तो फाहयान बाद में आए हैं, मेगस्थनीज पहले आए हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ईसा पूर्व में आए हैं, और फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे बोलते हैं वो ईसवी में आए हैं, जो गुप्त वंश के टाइम में आए हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी के जरिए भी जान सकते हैं और बायोग्राफी के जरिए भी हम जान सकते हैं, जैसे कि तुझके बाबरी है, अबुल फजल जो क्या कहते हैं वो अबुल फजल जिसने क्या कहते हैं किसने लिखी है, एक मिनट, अरे नाम नहीं याद आ रहा, हाँ, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है, ठीक है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा जो लिखी है, ठीक है, तो उसके ज़रिए भी हम जान सकते हैं। तुझके जहांगीरी है, तो ऐसी बहुत सी बायोग्राफी, बहुत सी ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं, तो उनके ज़रिए भी हम जान सकते हैं कि चित्रकला किसके टाइम में, किस राजा के टाइम में कितनी विकसित थी, और कौन सी जो है चित्रकला, कौन सी कला ज़्यादा मतलब विकसित, स्थापत्य कला ज़्यादा थी या चित्रकला थी या मूर्ति कला थी, इस तरीके से। जैसे कि आपको पता है शाहजहाँ के टाइम में स्थापत्य कला को जोर था, ठीक है, शाहजहां के टाइम में स्थापत्य कला का जोर था, और उससे पहले जहांगीर के टाइम में चित्रकला का जोर था, ठीक है। तो आपको पता है, तो जहांगीर के टाइम में चित्रकला उत्कर्ष पे थी और शाहजहां के टाइम में स्थापत्य कला उत्कर्ष पे थी। तो इस तरीके से हम बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के जरिए भी हम जान सकते हैं। फिर हम बात करेंगे भारतीय चित्रकला का साहित्य एवं अन्य कथाओं में उल्लेख, यानी अब हम एक एक बुक को लेंगे, एक एक जो है पुराण को लेंगे, उसमें देखेंगे चित्रकला का किस तरीके से जिक्र दिया हुआ है। तो हम देखेंगे भारतीय चित्रकला का जो साहित्य एवं अन्य कथाओं में उल्लेख। तो देखिए रामायण हम पहले पढ़ेंगे, रामायण में मतलब आर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें वो पढ़ेंगे, यानी कि रामायण हमको नहीं पढ़नी है फिलहाल, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड वो पढ़ेंगे। तो जैसे कि रामायण है, ठीक है, महाभारत है, अष्टाध्यायी है, चित्रलक्षण है, चित्रसूत्र है, जय मंगला है, ठीक है, नाट्यशास्त्र है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि है, मेघदूत और रघुवंशम जो कालिदास की है, थेरा थेरी गाथा है, और विनय पिटक। यानी कि ये जो 12 जो पुराण हैं वो हम पढ़ेंगे, 12 जो बुक्स हैं ये पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में इतने पढ़ेंगे, और जो बाकी रह जाएंगे वो सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रामायण के बारे में, यानी कि अब रामायण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। रामायण पढ़ने नहीं, मतलब रामायण में जो कला से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो रामायण के जो रचनाकार हैं आपको पता है कौन है, वाल्मीकि जी हैं। तो रामायण के जो रचनाकार हैं वो कौन है, वाल्मीकि जी हैं। आपको इतना ध्यान पहले सबसे पहले ये रखना है, आपको पता ही होगा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 600 से 500 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। तो रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि जी हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 600 से 500 ईसा पूर्व माना गया है। यहाँ पर एक इसमें जो उल्लेख है वो मैं बताती हूँ। इसमें जो है राम जी ने सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी, ठीक है। राम जी ने सीता जी की एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी, और किस यज्ञ के दौरान, अश्व यज्ञ के दौरान, आपको ध्यान रखना, अश्वमेघ यज्ञ के दौरान राम ने सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा यानी कि सोने की प्रतिमा बनवाई थी। कौन सा यज्ञ था, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, आपको याद रखना है। अश्वमेघ यज्ञ के टाइम में राम जी ने सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, तो रामायण में जो कला के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो शिल्प का प्रयोग हुआ है, यानी कि कला के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो शिल्प का यूज़ हुआ है, यानी कि चाहे वो और रामायण से मतलब ऐसा पता चलता है कि उस समय जो है स्थापत्य कला, चित्रकला, ठीक है, ये सब क्या है मतलब बहुत ही ज़्यादा विकसित थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कला शब्द के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ, यानी कि कला वर्ड ना यूज़ होकर के शिल्प का उसके लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा है लंका में चित्रशाला, यानी कि जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने कहाँ गए थे, लंका गए थे। जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने लंका गए थे तो वहाँ उनको रावण की लंका में जो है चित्रशाला मिली और कई कीड़ा ग्रह मिले, ठीक है। यानी कि जब, फिर से सुनिए, जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने लंका गए थे तो वहाँ पर उनको चित्रशाला मिली, ठीक है, चित्रशाला मिली और कई कीड़ा ग्रह मिले। कीड़ा ग्रह का मतलब होता है प्ले ग्राउंड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कीड़ा ग्रह का मतलब होता है प्ले ग्राउंड,
ठीक है, तो इस तरीके से 3 चीज़ें आपको याद रखनी। सोने की प्रतिमा सीता जी की रामायण में शिल्प के लिए शिल्प यूज़ हुआ था कला के लिए, और लंका में एक चित्रशाला मिली, किसको मिली? हनुमान जी को मिली, और कई क्रीड़ागृह भी मिले। नेक्स्ट हमारा है महाभारत। अब देखिए महाभारत का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा? 600 से 500 ईसा पूर्व, यानी इसका भी उतना ही टाइम है। देखिए हर बुक में थोड़ा सा अलग अलग होता है, लेकिन अब रीता प्रताप की बुक में 600 से 500 इसमें दिया था, और इसका भी 600 से 500 ईसा पूर्व दिया था, तो आपको यही याद रखना है। और इसके जो रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। आपको रचनाकार याद रखने हैं। हालांकि आपको रामायण और महाभारत के तो रचनाकार पता ही होंगे, तो रामायण के हो जाएंगे वाल्मीकि जी, और महाभारत के हो जाएंगे वेद व्यास। अब इसमें एक कहानी प्रचलित है, उषा अनिरुद्ध की कहानी। अब ये कहानी आपको जरा ध्यान से सुननी है। इसमें एक कहानी उषा और अनिरुद्ध की प्रसिद्ध है, जिसमें जो उषा थी ये क्या थी? राजकुमारी थी, और अनिरुद्ध थे राजकुमार थे। तो उषा ने स्वप्न में देखा, उषा जी ने स्वप्न में देखा, यानी कि राजकुमारी ने स्वप्न में एक नवयुवक को देखा, ठीक है, जो मतलब टहल रही थी, मतलब जो उषा जो है सो रही थी, उन्होंने स्वप्न में देखा, एक नवयुवक को देखा, और जिनसे उनको प्रेम हो गया, यानी कि उषा को उस नवयुवक से प्रेम हो गया। और जब वो स्वप्न से उठी, जब वो निद्रा से उठी, बाहर आई, यानी कि सो करके जब उठी, तो जब उन्होंने अनिरुद्ध को, उस नवयुवक को अपने पास नहीं देखा, तो वो क्या हो गई? व्याकुल हो गई, ठीक है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, और फिर जो है उनकी परिचायिका थी, क्या नाम था परिचायिका? चित्रलेखा। उस परिचायिका का नाम क्या था? चित्रलेखा नाम था। ये ध्यान रखिएगा, नाम सबके आपको ध्यान रखिए, चित्रलेखा, ठीक है। तो चित्रलेखा ने उनकी व्यथा का, उनकी जो दुख थी, उनकी दुख का कारण पूछा कि आखिर वो क्यों परेशान है। तो फिर उन्होंने, उषा ने, यानी कि उषा राजकुमारी ने उनको पूरी कहानी बताई, पूरी स्टोरी बताई, समझाया ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर चित्रलेखा, भाई जाहिर सी बात है वो परिचायिका की थी, तो अपनी राजकुमारी की तो कहना मानेंगी ही। तो फिर उन्होंने क्या किया? स्मृति के आधार पर जो है चित्र बनाया। स्मृति के आधार पर उस टाइम में जितने राजा महाराजा देवता जो थे, तो उनके चित्र बनाए स्मृति के आधार पर। ध्यान रखिएगा, स्मृति के आधार पर उन्होंने खूब ढेर से चित्र बनाए, पिक्चर्स बनाया, और फिर उन पिक्चर्स को उषा को दिखाया, और उषा ने, यानी कि उषा राजकुमारी ने अनिरुद्ध को पहचान लिया, और कहा जाता है ये कृष्ण के प्रपौत्र थे। कौन थे? प्रपौत्र थे, ठीक है। तो ये जो अनिरुद्ध जो थे वो कृष्ण के प्रपौत्र थे। तो आपको ध्यान, मतलब आपको समझ में आया? तो फिर से सुन लीजिए। उषा ने स्वप्न देखा एक नवयुवक का, जिसमें उनको उससे प्रेम हो गया। जब वो नींद से जगी, ठीक है, जब वो नींद से जागी, तो उन्होंने जब अपने प्रेमी को नहीं देखा तो वो व्याकुल हो गई। फिर चित्रलेखा ने उनसे व्याकुलता का मतलब कारण पूछा, रीज़न पूछा, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। फिर उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर पिक्चर बनाई। उस पिक्चर में अनिरुद्ध को उन्होंने पहचान लिया, और अनिरुद्ध जो थे वो कृष्ण के प्रपौत्र माने जाते हैं। तो ये कहानी महाभारत में जो है वर्णित है। एक कहानी एक और है सत्यवान की। अब आपको सत्यवान की कहानी याद रखनी है, यानी कि ये जो पूछी जाती है कहानी, इसलिए आपको याद रखना है। जो सत्यवान थे, यानी कि जो सत्यवान थे, वो उनको जो घोड़ों से बड़ा प्रेम था। किससे प्रेम था? घोड़ों से बड़ा प्रेम था। तो वो अपने माता पिता के साथ बागीचे वगैरह टहलने जाते थे, ठीक है। वो सत्यवान जो थे उनको घोड़ों से बहुत प्रेम था, तो वो बागीचे जो है जाते थे, यानी कि टहलने जाते थे, वन को टहलने जाते थे। तो वहाँ पर वो मिट्टी के घोड़े भी बनाते थे, और साथ में वो भित्ति चित्र भी बनाए, घोड़े के भित्ति चित्र बनाते थे। याद रखिएगा, घोड़े के भित्ति चित्र बनाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? चित्राश्व नाम पड़ गया था। क्या नाम पड़ गया था? चित्राश्व, ठीक है। तो इसलिए उनका नाम चित्राश्व पड़ गया था। कौन से चित्र बनाते थे? भित्ति चित्र, ठीक है। याद रखिएगा, भित्ति चित्र का वर्णन हुआ है, भित्ति चित्र का वर्णन हुआ। तो आपको यह ध्यान रखना। फिर सुनिए, सत्यवान की कथा में क्या है कि जो सत्यवान थे उनको घोड़ों से बड़ा प्रेम था। वो मिट्टी के घोड़े भी बनाया करते थे, और वो भित्ति चित्र भी घोड़े के बनाया करते थे, जिस वजह से उनका नाम चित्राश्व पड़ गया था। नेक्स्ट कहानी आपकी युधिष्ठिर की सभा में। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए क्या है कहानी। ये जो युधिष्ठिर की सभा में ऐसे चित्र बने थे, युधिष्ठिर की सभा में ऐसे चित्र बने थे कि वहाँ पर जहाँ पर दरवाज़ा होता था तो वहाँ लगता था, जहाँ पर लगता था कि दरवाज़ा है, जहाँ पर लगता था दरवाज़ा है तो वहाँ पर दरवाज़ा नहीं होता था, और जहाँ पर लगता था दरवाज़ा नहीं है तो वहाँ पर दरवाज़ा होता था। कहने का मतलब दरवाज़ा का भ्रम दिखाया जाता था। इस तरीके से चित्र मतलब बनाए जाते थे कि दरवाज़ा अगर होता था तो लगता था नहीं है, और अगर नहीं होता था तो लगता था है। तो ऐसे स्थान पर दुर्योधन क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। तो इस तरीके
का जिक्र जो है महाभारत में भी आया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पर आपको एक चीज़ और यह ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर दरवाज़ा नहीं होता था, तो जब यहाँ पर कोई जब प्रवेश करता था तो उसका सिर टकरा जाता था। मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे दरवाज़ा लगता था कि है, तो उसमें जब कोई प्रवेश करता था तो उसका जाहिर से जब दरवाज़ा है ही नहीं तो उसमें सिर क्या है, टकरा जाता था। क्लियर हुई बात? मतलब यानी कि भ्रमित किया जाता था, जिसकी वजह से जब दुर्योधन वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाते, भ्रमित हो जाते और वो धोखे में मतलब वो धोखे में आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। तो पाणिनि ने कला को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पाणिनि ने कला को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हो जाएगी चारु कला, ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, कारू कला। पाणिनि ने कला को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक चारु कला, एक कारू कला। ठीक है, कारू कला को ही उपयोगी कला बोलते हैं और चारु कला को ललित कला बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पाणिनि ने कला को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। आपको ध्यान रखना है, कारू कला, चारु कला। कारू कला को वो क्या बोलते हैं, उपयोगी कला, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ आर्ट। क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ आर्ट। और ललित कला कौन सी हो जाएगी, चारु कला हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ आर्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से पाणिनि के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट हमारा है चित्र लक्षण। 1 मिनट रुक जाइए। अब हम देखेंगे चित्र लक्षण के बारे में। तो जो चित्र लक्षण का जो टाइम है वो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसके जो इस ग्रंथ के जो रचनाकार है वो भयजीत माने जाते हैं, राजा भयजीत माने जाते हैं। और उन्हीं का नाम नग्नजीत है, उन्हीं का नाम नग्नजीत है। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी प्रचलित है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या स्टोरी है। देखिए, जो राजा भयजीत थे उनके शासन में, उनके राज्यकाल में एक ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। एक ब्राह्मण के पुत्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो जो ब्राह्मण होता है वो अपने पुत्र को, मृत पुत्र को लेकर के, मरे हुए पुत्र को लेकर के भयजीत के पास आता है, राजा भयजीत के पास आता है। और वो कहता है, अगर तुमको धर्म पे विश्वास है, ब्राह्मण पे विश्वास है, तो मेरे पुत्र को जीवित करके दो। तो ये सब सुन करके जो राजा भयजीत थे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते, दुखी हो जाते, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने योग से, अपने योग के बल पे, अपने योग की शक्ति पे, अपने योग के जरिए यमराज को जो है, यमराज को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। यमराज को वो प्रकट कर लेते हैं। फिर वो यमराज को पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन यमराज ने उनकी इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया, यानी कि उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने पुत्र को जीवित करने का जो है, जीवित करने को मना कर दिया, यानी कि उन्होंने उसके प्राण लौटाने को मना कर दिया। फिर क्या होता है, राजा और यमराज की क्या हो जाती है, लड़ाई। राजा और यमराज की क्या होती है, लड़ाई होती, जिसमें यमराज जो है हार जाते हैं, जिसमें जो यमराज होते हैं वो हार जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रकट होते हैं। फिर उनको वो सारी कहानी बताते हैं। तो फिर क्या होता है, तो वो राजा भयजीत से कहते हैं कि जाओ तुम इसका जो है, उसके जो पुत्र का जो है एक चित्र बना के लाओ। ठीक है, वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं राजा भयजीत से उसके पुत्र का चित्र बनाओ। और जब वो चित्र बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो ब्रह्मा जी प्राण डाल देते हैं, यानी कि उसको जिंदा कर देते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, तुमने नग्न प्रेतों पर विजय कर ली है। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, भयजीत से कहते हैं, राजा भयजीत से कहते हैं, तुमने नग्न प्रेतों पे विजय प्राप्त कर ली, नग्न प्रेतों पे विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम क्या है, नग्नजीत है। आज से तुम्हारा नाम क्या है, नग्नजीत है। तो ये कहानी प्रचलित है। तो इस तरीके से आपको ये कहानी याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, ये जो चित्र लक्षण जो ग्रंथ है वो 3 अध्याय में डिवाइड है। पहले अध्याय में क्या है, चित्रकला की उत्पत्ति मानी गई। दूसरे अध्याय में चित्र की सृष्टि का अध्याय है, ठीक है। और तीसरे अध्याय में क्या है, चित्र रचना के नियम है। तो फिर से सुनिए क्या है, तो ये जो ग्रंथ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले में क्या है, चित्र की उत्पत्ति मानी गई है। दूसरे में क्या है, सृष्टि मानी गई है। और तीसरे में है चित्र रचना के नियम बताए गए, चित्र रचना के नियम बताए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की जो बुक्स बची हैं, आगे के जो ग्रंथ बचे हैं, उसमें जो भी कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।